How are you? Hope you all are doing well. This is Anu Shrivastava with a new topic, banking in India. बच्चों, ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है फॉर क्लास 10। तो क्लास 10 के लिए ये हम मतलब क्लास 10 के ही सिलेबस को ध्यान में रख के एक टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इसके प्रॉपर नोट्स भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे शॉर्ट्स के थ्रू। तो सबसे पहले बैंकिंग इन इंडिया जानने से पहले इम्पोर्टेंट है बैंकिंग है क्या। बैंकिंग एक्चुअली एक प्रोसेस है जो कुछ फंक्शंस को कराता है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फंक्शन है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। जो हमारे पास डिपॉजिट्स होते हैं वो देखिए हम क्यों बैंक में जमा करते हैं, हमारा तो सिर्फ पर्पस इतना ही होता है कि वो बैंक में सेफ रहते हैं और साथ में हमें उन पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास जो भी सेविंग होती है वो बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं। फिर बैंक का काम होता है बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करता है या लेता भी है और कभी कभी देता है, मतलब देना ही मेन काम होता है, लेकिन कभी कभी बैंक्स भी लोन लेते हैं। और उसके बाद होता है मॉर्टगेज लेंडिंग में क्या होता है कि जब आप कुछ कंपनी वगैरह खोलने जा रहे होते हैं तो लेंड करते हैं, मनी लेंडिंग करते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स भी न्यू कंपनीज या न्यू प्रोडक्ट्स के लिए कोई हमें जैसे हम कोई न्यू प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, नई कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, एक लोन चाहिए होता है, क्योंकि इतना सारा जो कैपिटल होता है वो किसी के पास भी नहीं होता है, वो बैंक के थ्रू ही लेता है। तो उस इन्वेस्टमेंट्स को बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। ये जो सारे फंक्शंस हैं ये होते हैं बैंकिंग, और इन फंक्शंस को जो चलाता है वो होता है आपका बैंक। एक्चुअली क्या है बैंक? एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ये सारे कामों को कराता है। दैट बैंक इज अ फाइनेंशियल, या आप कह सकते हैं यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स। इट विल बी बेटर टू से कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो ये सारे फंक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, लोन देते हैं, लैंडिंग करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। फंक्शंस में सबसे पहले हम उनके फंक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स कैसे करता है? डिपॉजिट दो तरीके से बैंक करता है, एक तो डिमांड डिपॉजिट्स होता है, दूसरा फिक्स डिपॉजिट्स होता है। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या होता है, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है बैंक आपको लोन आपकी डिपॉजिट करता है। उसमें जो डिमांड डिपॉजिट होता है क्योंकि आप कभी भी उसको निकाल सकते हैं, कभी भी वापस पैसा ले सकते हैं, इसलिए जो इस पर इंटरेस्ट देते हैं वो लो होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि वो आपको बैंक को भी ये गारंटी नहीं होती कि आप 2 दिन में निकालेंगे या 4 दिन में निकालेंगे या 2 महीने में निकाल लेंगे या साल भर में निकाल लेंगे। तो इट इज़ अनसर्टेन कि आप कब अपना पैसा वापस ले लेते हैं। तो इस पर जो बैंक इंटरेस्ट देता है वो लो इंटरेस्ट रेट देता है। और दूसरा टाइप होता है डिपॉजिट की आप फिक्स कर देते हैं कि आपने 1 साल के लिए इतना डिपॉजिट फिक्स कर दिया या 5 साल के लिए कर दिया या वट एवर योर लिमिट, आपने उसको फिक्स कर लिया कि आप इतना पैसा 1 लाख 2 लाख जो भी आपने डिपॉजिट किया है वो आप उस लिमिट से पहले वापस नहीं लेंगे। तो बैंक को भी एक गारंटी होती है और बैंक को पैसा कहीं यूज़ कर सकता है कि आपको वो पैसा 2 साल से पहले नहीं चाहिए या 5 साल से पहले नहीं चाहिए। तो इस पर जो होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है हायर। Clear? Accepting deposits a very important function of commercial bank. Second is advancing loans. लोन्स देता है, मेनली बैंक के 2 ही काम होता है, डिपॉजिट जमा करना और लोन देना। अब एडवांसिंग लोन्स में क्या है, बैंक आपको कैश क्रेडिट्स भी देता है। कैश क्रेडिट आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको अगर आपको 10 लाख चाहिए, 11 लाख चाहिए, तो आपको बैंक अपनी कंडीशंस के बेसिस पे वो पैसा प्रोवाइड करता है। इसमें आपको जो कैश क्रेडिट्स वो देते हैं, इसमें एक आपको इंटरेस्ट वो देता है, जो भी उस समय इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, इट डिपेंड्स ऑन द आरबीआई के थ्रू वो डिसाइड होता है कि किस तरीके के इंटरेस्ट रेट लेने हैं बैंक को, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड कर देता है कैश में।
दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ मेनली बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, क्योंकि बैंक उनका काम होता है, बैंक आपका जो भी बैंक में अकाउंट है, उस अकाउंट में जो पैसा आपका जमा है उस क्रेडिट के बेसिस पे बैंक आपको पैसा प्रोवाइड कर देता है, बैंक आपको लोन देता है। तो ये इसमें होता है कि बैंक मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए जमा है, तो वो 1 लाख के उस 1 लाख के ऊपर भी आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है, बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट ऑफ योर। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो भी क्रेडिट है उस पर बैंक गारंटी चाहिए होता है, क्योंकि आपको लोन दे देगा तो बैंक अपना पैसा वापस कैसे लेगा, उसके पीछे कोई ना कोई गारंटी लेता है। तो अगर वाकई आपका क्रेडिट इतना अच्छा है कि बैंक को पता है आपको पैसा वो दे देगा, तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी फंक्शंस में फर्स्ट है एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कोई एजेंसी है, LIC है या और तरह की बीमा इंश्योरेंस कंपनीज है, तो वो बैंक के थ्रू ही अपना लेन देन या अपना प्रीमियम करवाती हैं। तो वो प्रीमियम जो होता है, उन प्रीमियम का लेना देना, उनके पेमेंट्स लेना, उनके डिपॉजिट्स लेना, वो बैंक के थ्रू होता है। ये एक्चुअली बैंक नहीं कर रहा है, बट बैंक के थ्रू ये काम होते हैं। तो इसमें बैंक एक एजेंसी का काम कर रहा होता है। जैसे LIC का जो काम है बैंकिंग में पैसा लेना या प्रीमियम भरना या पेमेंट्स करना, वो बैंक के थ्रू होता है, तो उसको एजेंसी फंक्शंस कहते हैं। सेकेंड इज यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शंस में बैंक आपको कुछ यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे लॉकर फैसिलिटी देता है। आप लॉकर में अपना जो भी है, अपनी ज्वेलरी है या आप कोई भी आपको जो ऐसी चीज़ लगती है कि वो आपको सेफ रखनी है, फॉरएवर सेफ रखनी है, तो आप बैंक का लॉकर यूज़ कर सकते हैं। या फिर बैंक आपको बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, या आपको फॉरेन कंट्रीज़ में देना है तो मनी एक्सचेंजिंग की फैसिलिटी देता है। तो ये सब आपका, जैसे आपको आजकल प्लास्टिक कार्ड्स का बहुत वो चला है, तो ये सारी यूटिलिटीज़ जो आपके लिए बेनिफिशियल है, सेफ है, वो सारी फंक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं। दीज आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये जो सारे फंक्शंस हैं बच्चों, इन्हीं के बेसिस पे बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है बैंक के प्रति आप लोगों का क्या विश्वास है, आप बैंक में पैसा क्यों जमा करेंगे, क्यों बैंक से ही लोन लेना चाहते हैं, कहीं और किसी के पास क्यों नहीं रख देते। ये सारी चीज़ें उसका क्रेडिट क्रिएशन कराता है। और ये क्रेडिट क्रिएट करता है वो एक प्रोसेस के थ्रू। सपोज आप जाते हैं, आप वहाँ पर पैसा डिपॉजिट करते हैं। कई लोगों ने, मान लीजिए 10 लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया। पैसा डिपॉजिट करने के बाद बैंक के पास एक पर्टिकुलर डिपॉजिट आ जाता है। अब बैंक उस पूरे डिपॉजिट को अपने पास हमें ऐसे ही नहीं रख लेता, यूजलेस नहीं वो मनी पड़ी रहती है। बैंक उस मनी को लोन्स के थ्रू, जिनको ज़रूरत होती है, जिनको उसको इन्वेस्टमेंट करना होता है, एक्चुअली बैंक जो पैसा देता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए देता है। अब बच्चों, बैंक आपका जो एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में अंतर है, आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर होता है जो आप फाइनल कंजम्पशन करते हैं, मतलब आपने उस चीज़ को यूज़ कर लिया और वो चीज़ ख़त्म हो गई, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल कंजम्पशन। और जो बैंक लोन प्रोवाइड करता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टमेंट से मतलब होता है उस चीज़, उस मनी से आप कुछ और प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो जब आपका डिपॉजिट बैंक तक पहुंचता है, बैंक बिजनेसमैन को वो लोन के थ्रू देता है, उनको पैसा देता है। और जब वो पैसा उनको देता है तो वो पैसा ऐसे ही नहीं दे देता उनको भी कि आप गए, आपने कहा हमें बिजनेस स्टार्ट करना है और बैंक ने आपको पैसा दे दिया। नहीं, ऐसे नहीं देता है, क्योंकि बैंक को भी एक गारंटी चाहिए कि आप जो पैसा ले रहे हैं वो आप उसको रिटर्न कर भी पाएंगे या नहीं, या आपकी मनचाही ना हो रिटर्न करने की। तो बैंक उस चीज़ के लिए एक सिक्योरिटी आपसे डिपॉजिट करवाता है। वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाता है वो उसकी कहलाती है सेकेंडरी डिपॉजिट। वो सेकेंडरी डिपॉजिट करवाता है क्रेडिट क्रिएशन। मान लीजिए आपने कहा, आपने लोन लिया 10-11 लाख का, जो भी लिया, उसके बदले उसने आपसे कोई सिक्योरिटी लिया, आपकी प्रॉपर्टी की कागजात रखवा लिए, या आपकी ज्वेलरी रखवा ली, या आपके पास जो भी गारंटी के लिए वो आपने रखवा लिया, और साथ में उससे आपसे इंटरेस्ट भी लेता है। आपने जो मनी बोरो किया वो इंटरेस्ट लेता है। वो सारा जो डिपॉजिट होता है सिक्योरिटी वाला, वो होता है सेकेंडरी डिपॉजिट में। सपोज इन केस आप मनी रिटर्न नहीं कर पाए तो वो सिक्योरिटी यूज होती है उसके क्रेडिट क्रिएशन के लिए।
ताकि जो आप जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया था वो वक्त आने पर उनको रिटर्न कर सके। मान लीजिए आप तो लेके चले गए और आपने रिटर्न ही नहीं किया और डिपॉजिट कराने वाला मांगने चला आया, तो वो बैंक उसको क्या देगा? वो बैंक देता है जो आपकी सिक्योरिटी, लोन लेने वालों ने जो सिक्योरिटी दी है उसके थ्रू वो पैसा उन लोगों को वापस करता है। और साथ के साथ जिन्होंने लोन लिया है उनके लिए भी एक पनिशमेंट हो जाता है कि उनको टाइम टू टाइम उसको या तो उसका इंटरेस्ट भरना चाहिए या वो मनी रिटर्न करनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। बच्चों, उसके बाद हमारा टॉपिक है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स या प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। क्या होना चाहिए दोनों में? फर्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रांच एक्सपेंशन। बच्चों, जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी उस समय हमारे जो बैंक थे वो बहुत ही कम थे या कहीं आप नहीं थे, तो हमारा सबसे पहले था कि बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करना कंट्री में। तो जो गवर्नमेंट थी उसने सबसे पहले जो सोचा कि नेशनलाइज करते हैं बैंक को और हम खुद से एक्सपैंड करते हैं बैंकिंग सिस्टम को इस इकोनॉमी में, ताकि लोग उसकी तरफ मतलब आए और बैंक में पैसे डिपॉजिट करें। क्योंकि बैंक हमारा जो गवर्नमेंट थी उस समय उसके भी पास कुछ कैपिटल नहीं था, कुछ नहीं था कंट्री को डेवलप करने के लिए, तो उसने बैंक को ही सबसे पहले अपना हथियार बनाया। बैंक को एक्सपेंशन करने के उसका जो उसके पहले जो उसका मतलब था कि क्यों बैंक एक्सपेंड करना है, उसके लिए ही उसने मतलब बैंक को एक्सपेंशन के लिए ही ये नेशनलाइज करना शुरू किया। उसके बाद उसने क्या किया? डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। देखिए, जब आपके पास पैसा पड़ा है, क्योंकि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी कुछ ही लोगों के हाथ में, मान ली जो जमींदार होते थे या बहुत बड़े कुछ खास आदमी थे उन्हीं के पास पैसा होता था, तो जो पैसा होता था वो जो भी वो यूज़ करते थे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मनी होती थी वो डिपॉजिट ऐसे ही यूजलेस पड़ी रहती थी। अब जब बैंक में पैसा आ जाता है तो वो मोबिलाइज हो जाता है, आप उसको मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो डिपॉजिट था वो मोबिलाइजेशन के लिए बैंक ने नेशनलाइज करना चाहा। फिर नेक्स्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब है कुछ सेक्टर्स होते हैं जहां पर डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट एक तरीके से ज़रूरी होता है। जैसे हमने बताया उस समय जब इंडिपेंडेंट थी उस समय की ज़रूरत थी कि एग्रीकल्चर पहले तो खाने के लिए कंट्री के लोगों को खाना दिया जाए, तो उसमें सबसे पहले जो था हमारा सेक्टर था प्रायोरिटी के ऊपर, ये वो था एग्रीकल्चर। आपके क्या है, इस टाइम में हम जो है वो कंट्री को मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सेक्टर्स को डेवलप करना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे लोकल एरियाज के जो छोटे छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप हो सकती हैं। तो उन सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए नेशनलाइजेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि वो तो ना वो प्राइवेट बैंकों के पास जा सकती हैं, ना उनका इंटरेस्ट रेट झेल पाते हैं। तो जो नेशनलाइज बैंक होते हैं उनको गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज़ के साथ लोन प्रोवाइड कर देती है। फिर होता है इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंट एफर्ट्स। जो बैंक के पास डिपॉजिट आता है उससे कुछ डेवलपमेंट के एफर्ट्स किए जा सकते हैं। कई बारी गवर्नमेंट भी बैंकों से लोन लेकर के कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करती है। तो इन सब कामों के लिए लगता है कि बैंक्स को जो है वो नेशनलाइज करना ज़रूरी हो जाता है। अब कुछ चीज़ें अगेंस्ट में भी हैं कि क्यों नेशनलाइज नहीं करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले है पॉलिटिकल प्रेशर। बच्चों, जैसा आजकल आप सुन रहे होंगे, अगर कुछ बच्चे इंटरेस्ट रखते होंगे पॉलिटिक्स में तो उनको पता होगा नेशनलाइज बैंकों के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उनको उनके एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना पड़ता है, उसी हिसाब से उनको लोन्स प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि जब बैंकों के पास पैसा होगा तभी वो आपको पैसा देंगे। क्या करती गवर्नमेंट? गवर्नमेंट करती है आरबीआई के थ्रू बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा देती है। उनको बैंकों को कुछ अपनी मनी सिक्योरिटी के रूप में आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। आरबीआई के पास ज़्यादा रखने को पड़ेगी तो बैंक अपना लोन कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास कैश क्रेडिट कम हो जाता है। जब बैंक के पास कैश क्रेडिट होगा तो वो लोन्स प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो इस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इन बैंकों के ऊपर। दूसरा होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने बताया कि प्रायोरिटी सेक्टर्स के हिसाब से वो खर्चा करती है। कभी कभी एक्सपेंडिचर्स ऐसे सेक्टर्स को करना पड़ता है जिनसे उसको पता है कि यहाँ से हमें प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन
क्योंकि उसको डेवलप करना है, कंट्री के लिए उसका नाम ज़रूरी होता है। जैसे गांधी उद्योग आपको कहते हैं, गांधी इंडस्ट्रीज, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। हैंडलूम्स की कई चीज़ें होती हैं, क्राफ्ट की कई चीज़ें होती हैं जिनको कंट्री के नाम के लिए, जैसे कि हाँ, यहाँ का मलमल का काम बहुत अच्छा होता है, कश्मीर का कढ़ाई का काम बहुत अच्छा होता है, तो इस तरीके से। लेकिन वो डेवलप तो कर देती है। अब मान लीजिए उसका रिटर्न नहीं अच्छा निकला तो उसके लिए लॉस की पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ, यहाँ से लॉस हो गया। फिर है लैक ऑफ कंपटीशन। नेशनलाइज बैंक में सब कुछ डिसाइडेड होता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो कंपटीशन का मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पर जब कंपटीशन होता है तो बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन डिसाइड करते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ फिक्स होता है। ट्रेड यूनियन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट का है तो बैंक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी अपनी ट्रेड यूनियंस को बना सकते हैं और काम में डिले हो सकता है। यूनियन बन जाने के बाद में कभी उनकी स्ट्राइक चल रही है, कभी कुछ अपनी डिमांड्स को लेकर के बैठे हुए हैं, तो ये सब जो एक प्रेशर होता है वो नेशनलाइज बैंकों के ऊपर होता है। नेशनलाइजेशन के अगेंस्ट में प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग्स मतलब बैंक्स को प्राइवेट कर देते हैं, उस पर गवर्नमेंट का कोई भी लिमिट नहीं रहती, कोई भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर डिवाइडेड बाय द प्राइवेटली ऑफ बैंक। नेक्स्ट, तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है फेवर में कि क्यों प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए बैंकों का, उसके कुछ अपने फेवर्स हैं, कुछ अगेंस्ट में भी कुछ बातें कही जाती हैं। जो फेवर में उसमें फर्स्ट है फ्रीडम टू टेक डिसीजन। बैंकों को फ्रीडम मिल जाती है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। डिसीजन से मतलब वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकती हैं, लोन्स के लिमिट डिसाइड कर सकती हैं, या फिर फिक्स डिपॉजिट्स के पीरियड डिसाइड कर सकती हैं। जो आपका रनिंग डिपॉजिट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ओनली। देयर इज नो लिमिट ऑफ गवर्नमेंट उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती। नेक्स्ट इज फ्री टू डिज़ाइन वेरियस इनोवेटिव डिपॉजिट स्कीम्स। बैंक्स अपनी अपनी कुछ स्कीम्स चला सकते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि हाँ, इस समय बैंक में पैसा डिपॉजिट करना चाहिए। सपोज वो कुछ टाइम के लिए कर देती, कोई स्कीम चलाई कि उस स्कीम में 2 साल के लिए अगर आप पैसा जमा करें तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, या 1 साल के लिए जमा करते हैं तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, या आप लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मिलेगा, या आपको कोई जैसे किसान क्रेडिट स्कीम है वो तो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है। लेकिन इसी तरह की कई स्कीम्स है जो प्राइवेट बैंक्स भी अपनी अपनी चलाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, सो दैट दे डिपॉजिट देयर मनी टू बैंक्स। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है बैंकों के बीच में कि इस बैंक के पास इतना डिपॉजिट आ रहा है, इनका क्रेडिट क्रिएशन इतना हो रहा है, तो हम भी ऐसे कुछ करें कि लोगों का जो हमारे बैंक के ऊपर ध्यान जाए लोगों का, और वो हमारे बैंक में अपना डिपॉजिट करें या हमसे लोन ले तो हमें सिक्योरिटी मिलेगी। इस तरीके का एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट में टोटली गायब होता है। अब अगेंस्ट में कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नेशनलाइज किया गया बैंकों को स्टार्टिंग में, या मतलब आप कहिए कि क्या इसके नुकसान है करने के लिए, तो उसमें सबसे पहला जो अगेंस्ट में फेवर जाता है वो है रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि बैंक्स यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देता है। अब यहाँ पर क्या है, जब बैंकों के पास गवर्नमेंट तो एक लिमिट सेट कर देती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वहाँ पर कि ये लोगों के लिए करना ही है, लेकिन प्राइवेट बैंकों के पास ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने आप ही डिसाइड करते हैं, अगर मन उनका होगा तो वो लोन देंगे, मन उनका नहीं है तो वो उसको लोन नहीं देंगे। तो कभी कभी इसमें कुछ ऐसे जो डेवलप होने चाहिए, कोई ऐसे बिजनेस जो डेवलप होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। दूसरा, इट में लीड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर किस तरह से, मोनोपोली मतलब होता है किसी भी चीज़ का सिर्फ एक लोगों के हाथ में या कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथ में सिमट के रह जाना। मतलब बैंकिंग पावर जो है वो कुछ ही बैंकों के पास, जिनका कुछ नाम हो गया और उसकी वजह से उनके ही सारा हाथ में सारा कुछ पावर हो जाती है। वो जो डिसाइड करेंगे वही बाकी बैंकों को भी मानना पड़ेगा। वो इसलिए हो जाता है कि सपोज कुछ बैंकों के पास डिपॉजिट ज़्यादा जमा हो गया। देखिए, पैसे से पैसा आता है, एक कहावत होती है,
पैसे से पैसा आने का मतलब अगर आपके पास डिपॉजिट ज़्यादा आएगा तभी आप लोन्स प्रोवाइड कर पाएंगे, तभी आपके पास सिक्योरिटीज़ जमा हो पाएंगी और तभी आप फर्दर लोन्स के लिए मतलब एग्रेस हो सकते हैं। उस तरीके से आप ये जो होता है इट में लीड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोपोली पावर। फिर होता है नेक्स्ट थर्ड इज नो गारंटी। नो गारंटी का मतलब कि बैंक्स की कोई गारंटी नहीं होती। जैसे आप नेशनलाइज बैंक में जाते हैं तो आपके पास सिक्योरिटी होती है कि हाँ ये हमें गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट हमारा लॉस नहीं करेगी, हमें कुछ ना कुछ उसके बदले में मिलेगा। लेकिन इन बैंक्स की कोई गारंटी नहीं होती, वो आपका पैसा रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, या मतलब जो भी है वो गारंटी नहीं लेता है। इट मे बी राइट, इट मे नॉट बी राइट, तो दोनों ही हो सकता है।